अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घरों में छोटे बच्चे मौजूद हैं, या स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी बर्थ से लेकर 10 ईयर के जो लाइफ स्पैन है उसमें फॉल करते हैं। ये वो एज लिमिट होती है जब बच्चे फिज़िकली और मेंटली बहुत फ्रजाइल होते हैं, और कोई भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उनको बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है। और बहुत से बच्चे पेरेंट्स की कुछ गलतियों की वजह से या उनके घर में मौजूद बाकी लोगों की मिस्टेक्स की वजह से लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का शिकार भी हो सकते हैं। एक केस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, उसके बारे में फिर हम बाद में बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये एक एक्सरे रिपोर्ट है एक बच्ची की जिसकी उम्र सिर्फ 14 महीने है, 1 साल और 2 माह की ये बच्ची है, और इसमें स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा है। स्कोलियोसिस अगर सादा ज़ुबान में आपको समझाने के लिए बताऊँ तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसपे रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है, अपना जो स्ट्रेट लाइन है उसको छोड़कर उसमें कर्व आना शुरू हो जाता है, जो एबनॉर्मल होता है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्कोलियोसिस अमूमन छोटे बच्चों में नहीं होता, ये ओल्ड एज पेशेंट्स में या उन लोगों में ज़्यादा होता है जो वेट लिफ्ट करते हैं ज़्यादा, या किसी और डिफ़ॉर्मिटी की वजह से ये हो सकता है। लेकिन बच्चों में स्कोलियोसिस बहुत रेयर है, स्पेशली 3 साल से कम उम्र बच्चों में स्कोलियोसिस होना बहुत अजीब बात है और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इस बच्ची में स्कोलियोसिस क्यों हुआ, इसकी ये कंडीशन क्यों हुई, इसके बारे में हम बात करते हैं। और बहुत से पेरेंट्स और फैमिली जिससे रिजेंबल कर सकती हैं, क्योंकि हमारी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है इसमें छोटे बच्चों पर बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और ऐसी कंडीशन में बच्चे मुख्तलिफ फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेस से भी गुज़रते हैं बाज़-औक़ात। इस बच्चे के केस में हुआ ये कि ये बच्ची घर में सबसे छोटी है, यानी इसके भाई-बहन इससे एज में बड़े हैं, और वो इसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते थे अपने साथ खेलने के लिए या उसके साथ एंजॉय करने के लिए। उसको बेड पर या सोफ़े पर, चेयर पर उसको ज़बरदस्ती बिठाते हैं। इस एज में जबकि बच्चों की बोन्स प्रॉपर तरीके से बनी नहीं होती हैं अभी, और वो इस काबिल नहीं होती कि उस बच्ची का वेट प्रॉपर्ली उठा सकें, और ज़बरदस्ती उसको बिठाना काफ़ी घंटों के लिए उससे उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे टेढ़ा होना शुरू हुआ। ऐसी कंडीशंस अमूमन हम घरों में देखते हैं, और हम पेरेंट्स को मना भी करते हैं कि बच्चों में वॉकर ना यूज़ करवाएं। जो उसके प्रॉपर माइलस्टोन्स हैं, जो उसके एज लिमिट के साथ उसमें अचीव होने हैं, उनको प्रॉपर्ली आप होने दें। वॉकर अमूमन पेरेंट्स यूज़ करवाते हैं शायद ये सोच कर कि बच्चा अपनी एज से पहले चलना शुरू कर दे, या वो कंपेयर करते हैं कि इसका फ़लाँ कज़न या इसका भाई जो है उसने 8 महीने में या 10 महीने में, साल में खड़े होना और चलना शुरू कर दिया था, तो ये भी साल 1.5 साल का हो गया, इसने प्रॉपर्ली वॉक नहीं शुरू की, तो उसको वॉकर में डालना शुरू कर देते हैं। या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम बच्चों को ज़बरदस्ती करवा रहे होते हैं वो एक्टिविटीज़ करवाना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चों में माइलस्टोन्स अपने टाइम पर अचीव होने होते हैं। कुछ बच्चों में 1-2 माह वो लेट भी हो सकते हैं, लाइक अगर नेक कंट्रोल है वो 3 माह में आना है तो हो सकता है कि वो 4 या 5 माह भी आ जाए। लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली नेक होल्डिंग अपनी अचीव कर लेता है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। लेट होना उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं बच्चों के साथ कि फ़लाँ बच्चे ने 2.5 माह में या 3 माह में नेक होल्डिंग करना शुरू कर दी थी और ये बच्चा लेट हो रहा है, तो हम उसको प्रेशराइज़ करना शुरू करते हैं बच्चे को। एक्सटर्नली उसको हम एक्टिविटीज़ करवाना शुरू करते हैं कि वो जल्दी से अपनी नेक होल्डिंग शुरू करे, या हम उसको बिठाना शुरू कर देते हैं। हम हमेशा पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें, और इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चा जो अपनी एक्टिविटीज़ खुद से कर रहा है उसको वो एक्टिविटीज़ अचीव करने दें। अगर बच्चा नेक होल्डिंग कर लेता है तो उसके बाद सीटिंग के बीच में उसने क्रॉलिंग करनी है, उसने रोलिंग करनी है, वो एक्टिविटीज़ करेगा, तो उसके बाद उसको सीटिंग पर लाएँ। जब हम ज़बरदस्ती बच्चों को सीटिंग करवाना शुरू करते हैं तो उनकी बोन्स इतना स्ट्रेस नहीं अफोर्ड करती कि उनके बॉडी वेट उनके स्पाइन पे आना शुरू हो। उसके नतीजे में जब बच्चा टेढ़ा होकर मुसलसल बैठ रहा होता है और कोई उसको ख्याल नहीं करता, उसको प्रॉपर्ली बिठाता नहीं है, सपोर्ट नहीं देता, तो बोन्स टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल जैसे एक्सरे में आप देख सकते हैं, जब बच्चा एक साइड पर बैठता है तो उसको प्रॉपर्ली पिलो की सपोर्ट नहीं दी जाती। जब वो एक ही पोस्चर में यानी बैड पोस्चर में काफ़ी देर तक रहता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है और इसमें बोन्स जो भी स्ट्रेस होता है या जो भी पोजीशंस होती है वो जल्दी अडॉप्ट करती हैं। तो ये डिफ़ॉर्मिटी आने के बाद ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी बन सकती है अगर इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट ना किया जाए। और ऐसी कंडीशन में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्जरी की या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों को इस एज में अगर बेहतर तरीके से डायग्नोज हो जाता है और हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो ब्रेस लगाकर या एक्सटर्नल स्प्रिंट लगाकर भी उनका जो स्कोलियोसिस है, जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ा होने का मामला है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बताने का मकसद ये है कि जब भी पेरेंट्स
अपने बच्चों को देखें कि उन पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, लाइक कोई भी आकर उनको कम्पीट करने की कोशिश करता है कि आपके बच्चे में ये कमी रह गई है या आपका बच्चा ऐसा लग रहा है, तो इन चीज़ों से बॉदर ना हो और उन चीज़ों को इतना आप नोटिस ज़रूर करें, उनके जो ऑब्ज़र्व जो है उनकी चेंजेस बच्चे की वो ज़रूर करें। कोई भी ऐसा चेंज है जो नॉर्मल से ज़्यादा हट कर है, उसके बारे में आप अपने प्रोफेशनल से कॉन्टैक्ट करें, लेकिन खुद से बच्चों को ज़बरदस्ती कोई भी एक्टिविटी करवाने की कभी भी कोशिश ना करें। हम बिल्कुल भी बच्चों को रिकमेंड नहीं करते कि आप प्रायर टू द एज लिमिट उनको वॉकर दें या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवाएं जिससे हम ज़बरदस्ती उनको कोई एक्टिविटी अचीव करवाना चाह रहे हो। लाइक हमने बहुत से पेरेंट्स को ऐसे भी देखा है कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं या ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब बच्चा अपना अपना जो उसके लोअर लिम्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि अपर बॉडी का वेट वो उठाना शुरू कर देंगे, तो बच्चा खुद ब खुद खड़ा भी होगा और चलना भी शुरू कर देगा। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपको उसके जो बेसिक माइलस्टोन्स हैं उनको ज़हन नशीन करना होता है। जब वो अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है तो ठीक है, अगर उनमें कुछ महीने का गैप आ रहा है लेकिन वो फिर भी अचीव कर रहा है तो भी उसको हम नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चा अपने माइलस्टोन्स नहीं अचीव करता और उसको कई महीने का गैप आ जाता है और आप उसमें बाकी एबनॉर्मलिटीज़ भी देख रहे हैं, तो आप अपने प्रोफेशनल से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें फिर। थैंक यू सो मच।